हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 8वीं क्लास का विज्ञान विषय का 5वां और 6ठा चैप्टर जो बोर्ड में इम्पोर्टेंट है। उस टाइप के जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बोर्ड में, उस टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चर्चा करेंगे 5वें चैप्टर की पहले। तो अध्याय 5 कौन सा है? कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है। अब कोयला और पेट्रोलियम क्या है? कोयला, जब हम घर में कोई लकड़ी जलाते हैं तो उसका पीछे वो बच जाता है काला से, वो कोयला होता है। और पेट्रोलियम ये ईंधन है जो हम गाड़ियों में डाल के पेट्रोल डालते हैं, डीजल, ये ईंधन है, प्राकृतिक ईंधन है, ठीक है, समझ गए। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन क्या है, ठीक है। अब जीवाश्म ईंधन क्या है, किसे कहते हैं? लाखों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दबे हुए पौधों और जीवों के अवशेषों से बने ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यानी कि लाखों वर्ष पहले के जो जीवों के जो अवशेष थे, जीवों के जो अवशेष थे वो पृथ्वी में यानी कि जमीन में दब गए। उससे जीवाश्म, इससे बनने ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यानी कि अवशेष थे, इनसे ये जमीन में दब गए, यानी कि इस प्रक्रिया को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यानी कि आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो कि भाई सॉरी, ये यहाँ पे जीवाश्मी है, ठीक है। अब लाखों वर्ष पहले पृथ्वी में जमीन में दबे हुए कीड़े मकोड़ों या अन्य जीव जंतुओं का अवशेष जो है वो सड़े गले अंश को, उनके सड़े गले अंश को ही जीवाश्म ईंधन कहते हैं, ठीक है, समझ आ गया। यानी इनसे बने ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कि कोयला हो गया और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है। इसके जो उदाहरण है वो कोयला और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। अब इसकी एक परिभाषा और लिख लेते हैं कि भाई लाखों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दबे हुए पौधों के अवशेष, पौधों के अवशेषों से बने ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन कहते हैं, ठीक है। ये दो परिभाषाएं हो गई, एक ये और एक ये, ठीक है। ये है इसके उदाहरण। अब ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो, जो आपको परिभाषा सरल लगे वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा प्रश्न।
दूसरा प्रश्न है कोक क्या है? कोक, अब हम पढ़ेंगे कोक क्या है। लगभग ज्यादातर जीवाश्म ईंधन का पूछते हैं, और जीवाश्म ईंधन वाला मेरे हिसाब से इस बार आएगा, फिर आप ये पढ़ के जाना कोक क्या है। कोक क्या है? अब कोक क्या है? कोक एक कठोर छिद्रयुक्त और काले रंग का पदार्थ है जो कोयले से प्राप्त होता है। यानी कोक एक ठोस कठोर छिद्रयुक्त काले रंग का पदार्थ है। काले रंग का पदार्थ है जो कोयले से बनता है, जो कोयले से प्राप्त होता है। ठीक है। अब कोयले की बात करें तो कोयले अपने खानों में भी होते हैं, घरों में भी होते हैं। बाकी घरों में तो ज्यादातर वो राख हो जाती है। अब कोयले का असली प्रयोग जो होता है वो मालगाड़ी चलाने में, क्योंकि पहले मालगाड़ी चलती थी कोयले से। ठीक है। मालगाड़ी के अंदर बाहर से कोयला लाया जाता था और बाहर भी भिजवाया जाता था। बाकी ज्यादातर हमारे भारत में कोयला उत्पादित होता है जो मालगाड़ी के रूप में प्रयोग में, मालगाड़ी चलाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब बात कर ली कोयले की। कोक क्या है? एक बार वापस देख लो। कोक वे कठोर छिद्रयुक्त और ठोस पदार्थ है जो काले रंग का होता है और कोयले से प्राप्त होता है। ठीक है। तीसरा, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? यानी कि पेट्रोल जो है, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहते हैं? यानी कि पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहेंगे? किसी को कुछ पता है? मतलब पेट्रोलियम अत्यधिक मूल्यवान है और इससे अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे काला सोना कहा जाता है। यानी कि पेट्रोलियम अत्यंत मूल्यवान है। यानी कि इसके अभी रेट देख लो, रेट इसकी बहुत ज्यादा है। अभी 106 है, पहले 110 थी, पहले 113 थी, और 3-4 साल पहले ये करीब 60-65 रुपए लीटर मिलता था। और इससे अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं, मूल्यवान है और इससे अनेक मूल्यवान पदार्थ प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसलिए इसे काला सोना कहते हैं। अब काला सोना क्यों कहते हैं? क्योंकि पेट्रोलियम अत्यंत मूल्यवान है और इससे अनेक मूल्यवान पदार्थ प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे काला सोना कहते हैं। ठीक है। और काला सोना, वैसे तो तुम लोग बोल रहे हो कि भी गोल्ड सोना, सर सोने का अलग क्यों होता है? तो सोने का अलग, वो सोना अलग है, ये सोना अलग है। ये लगभग सोने की रेट में लगभग महंगा है, सोने की तरह। ठीक है। अब है चौथा, प्राकृतिक गैस को सबसे स्वच्छ ईंधन क्यों कहा जाता है? यानी कि प्राकृतिक गैस जो है, प्राकृतिक गैस को स्वच्छ
ईंधन क्यों कहते हैं? यानी कि प्राकृतिक गैस जो है वो स्वच्छ ईंधन क्यों है, कैसे है? प्राकृतिक गैस जलने पर बहुत कम धुआं और हानिकारक गैसें उत्पन्न करती है। यानी कि ये धुआं बहुत कम करती है और हानिकारक गैसें उत्पन्न करती है, इसलिए इसे सबसे स्वच्छ ईंधन कहा जाता है। प्राकृतिक गैस जलने पर धुआं कम देती है और हानिकारक गैसें उत्पन्न करती है। इसलिए इसे सबसे स्वच्छ ईंधन कहा जाता है। इसलिए इसे स्वच्छ ईंधन कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस समझ आ गया? यानी प्राकृतिक गैस जलने पर धुआं कम देती है और हानिकारक गैसें उत्पन्न करती है, इसलिए इसे स्वच्छ ईंधन कहा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 5वां क्वेश्चन। सही से समझ लेना और बोर्ड में ये क्वेश्चन आएंगे। कोयले के 3 उत्पादकों के नाम और उपयोग लिखे। यानी कि कोयले के जो उत्पादक है, कोयले के 3 उत्पादों के नाम और उपयोग या प्रयोग एक ही बात है। ठीक है, 5वां प्रश्न। अब पहला तो है कोक। कोक क्या होता है? कोक काले रंग का होता है और कठोर होता है और कोयले से प्राप्त होता है ईंधन और इस्पात उद्योग में। यानी कि इसका जो उपयोग है वो इस्पात और उद्योगों में, इस्पात उद्योगों में। ठीक है, और ईंधन में, ईंधन। ठीक है, दूसरा है कोलतार। सड़क निर्माण और रसायन बनाने में। यानी कि इसका जो प्रयोग है वो सड़क बनाने में और रसायन बनाने में। यानी कि जब केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें जो रसायन होते हैं वो इससे बनाए जाते हैं। ठीक है, और तीसरा है कोयला गैस। यानी कि ये किसके रूप में होते हैं? ईंधन के रूप में, प्रयोग। ठीक है, कोयले के 3 उत्पादों के नाम और प्रयोग लिखिए। ये क्वेश्चन आए तो कोक काले रंग का होता है, कठोर होता है और ये ईंधन, इस्पात और उद्योगों में प्रयोग आता है। कोलतार सड़क बनाने में और रसायन बनाने में। कोयला ऐसे लिख दो सही। कोयला गैस ईंधन के रूप में। यानी कोयला जो गैस है वो ईंधन के रूप में प्रयोग होती है। इतना सबको समझ आया? इसके बाद पढ़ते हैं हम जीवाश्म ईंधनों के 2 लाभ और 2 हानियां लिखिए। यानी कि जीवाश्म ईंधन के लाभ। ठीक है, पहले लाभ पढ़ लेते हैं। पहला है अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी कि ये जो जीवाश्म ईंधन है वो अधिक
ऊर्जा देते हैं। ठीक है, दूसरा है आसानी से उपलब्ध होते हैं, आसानी से उपलब्ध, यानी कि ये आसानी से मिल जाते हैं कहीं भी। ठीक है, अब लाभ तो ये हो गए, जीवाश्म ईंधन के लाभ अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अब ये है जीवाश्म ईंधन के हानि। ठीक है, अब हानि क्या क्या है वो देखते हैं। प्रदूषण फैलाते हैं। पहला, ये जीवाश्म ईंधन जो है वो प्रदूषण फैलाते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, दूसरा है सीमित मात्रा में होते हैं, यानी कि ये जो है जीवाश्म ईंधन वो सीमित मात्रा में, एक मात्रा होती है जैसे कि 1000 मान लो, 2000 मान लो, लाख मान लो, सीमित मात्रा होती है, उससे ज्यादा वो लिमिट में स्टॉक नहीं रख सकते। ठीक है, सीमित मात्रा में होते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब पढ़ते हैं, कितने 6 क्वेश्चन हो गए। अब पढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन, और 7वां क्वेश्चन है छठे पार्ट का। ठीक है, 5वां पार्ट खत्म, अब पढ़ेंगे हम छठा पार्ट। अध्याय 6। 6 में कौन सा है? दहन और ज्वाला, दहन और ज्वाला। अब 5 पार्ट में से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं जीवाश्म ईंधन पे। आप 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास तक जीवाश्म ईंधन, हालांकि कॉलेज में भी जाओगे ना तो भी जीवाश्म ईंधन का बहुत ज्यादा महत्व रहता है, लगभग उसी में से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन है दहन किसे कहते हैं। अब दहन क्या है? दहन किसे कहते हैं? अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि सर रावण दहन, होलिका दहन, अरे वो तो बात अलग है। होलिका जलाते हैं वो समझ गए, रावण जलाते हैं वो समझ गए, पर ये जो है वो अलग चीज है। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना, यानी कि जो ये जो है दहन, ये किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। यानी कि जैसे कि तुम लोग कोई लकड़ी को जलाओगे तो वो जल जाएगी, और इसमें है किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना दहन कहलाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया सबको। अब ईंधन किसे कहते हैं? ईंधन किसे कहते हैं? ठीक है, दूसरा प्रश्न। अब ईंधन वे जो जलकर उष्मा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ईंधन कहलाते हैं। यानी कि वे पदार्थ जो जलकर उष्मा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि ईंधन किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जलकर उष्मा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, इतना सबको समझ आ गया। अब तीसरा प्रश्न है आदर्श ईंधन किसे कहते हैं? आदर्श यानी कि आइडियल, इंग्लिश में इसको आइडियल कहते हैं। आदर्श गैस, आइडियल गैस, यानी कि आदर्श ईंधन के गुण लिखिए। आदर्श
ईंधन के गुण। ठीक है, कौन सी क्वेश्चन हो गया? तीसरा। दो पढ़ लिए, अब तीसरा क्वेश्चन, आदर्श ईंधन। आदर्श ईंधन के गुण, ये अधिक ऊष्मा देते हैं, ये जो है क्या देते हैं? ऊष्मा अधिक। ठीक है, अब दूसरा है कम प्रदूषण, यानी प्रदूषण क्या करते हैं? कम करते हैं, प्रदूषण कम करते हैं। फिर सस्ता और आसानी से उपलब्ध, सस्ता और आसानी से उपलब्ध। यानी कि ये जो ईंधन है वो सस्ता होता है और आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, अब चौथा प्रश्न है, ज्वाला क्या है? ज्वाला, ज्वालामुखी, ज्वाला सब अलग अलग है। और अब हम पढ़ते हैं ज्वाला क्या है। कौन सा प्रश्न है? चौथा। ज्वाला क्या है? ठीक है, ज्वाला क्या है? ईंधन के दहन के दौरान उत्पन्न चमकदार गैसीय भाग को ज्वाला कहते हैं। यानी कि ईंधन के दौरान जो उत्पन्न होती है ज्वाला, उसको उत्पन्न चमकदार ज्वाला, उसको ज्वाला कहते हैं। ठीक है, ईंधन के दहन के दौरान उत्पन्न चमकदार गैसीय भाग को ज्वाला कहते हैं। ईंधन के दौरान उत्पन्न चमकदार गैसीय भाग को ज्वाला कहते हैं। ठीक है, यानी कि ईंधन के दौरान जो उत्पन्न होती है चमकदार गैसीय भाग, यानी कि जब जलता है कोई चीज, लकड़ी जलती है तो वो चमकती है ना, तो उसी गैसीय भाग को ज्वाला कहते हैं। यानी कि किसी चीज को जलाना। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न ज्वाला के 3 भागों के नाम लिखिए। ज्वाला के 3 भाग। 3 भाग कौन कौन से हैं? आंतरिक अंधकार में भाग, यानी कि आंतरिक अंधकार, यानी कि अगर ज्वालामुखी के अंदर देखें तो उसके अंदर बहुत काला सा भाग होता है, उसको आंतरिक अंधकार भाग कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा मध्य चमकीला पीला भाग, यानी कि मध्य में चमकीला पीला भाग होता है, मध्य से चमकता है, बीच में पीला होता है कलर, पीला भाग मध्य में चमकता रहता है और उसका थोड़ा कलर है वो पीला होता है। ठीक है, तीसरा बाहरी नीला भाग, सबसे गर्म, बाहरी नीला भाग। और ये जो भाग होता है वो सबसे गर्म होता है। क्या होता है? सबसे गर्म। ठीक है, यानी कि सबसे पहले कौन सा आता है? आंतरिक अंधकार भाग, और दूसरा मध्य चमकीला भाग पीला, और तीसरा है बाहरी नीला भाग जो सबसे गर्म होता है। ठीक है, फिर छठा है अग्नि त्रिभुज क्या है? यानी कि अग्नि त्रिभुज क्या है? ठीक है, अग्नि त्रिभुज में 3 तत्व होते हैं, यानी कि इसमें
अग्नि त्रिभुज में 3 भाग होते हैं। अग्नि त्रिभुज, इसके अंदर पहला भाग ये देख लो, ईंधन, ईंधन, ठीक है। दूसरा भाग होता है ऑक्सीजन, जिसको O2 भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर है उष्मा, आयोनाइजेशन, यानी कि उष्मा, ठीक है। ईंधन, ऑक्सीजन और उष्मा, ये अग्नि त्रिभुज है। इसमें अग्नि त्रिभुज के 3 भाग होते हैं। 3 भाग ये है, ईंधन, ऑक्सीजन और उष्मा, ठीक है। छठे समझ में अग्नि त्रिभुज क्या है? अग्नि त्रिभुज में 3 भाग होते हैं। 3 भाग, ईंधन, ऑक्सीजन और उष्मा, ठीक है। तीनों भाग हो गए। यानी कि देन को समझना ही आग से सुरक्षा की पहली सीढ़ी है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 7वां चैप्टर, देन हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 7वां चैप्टर, अध्याय 7, पौधों और जंतुओं में संरक्षण। पौधों और जंतुओं में संरक्षण, ठीक है। पहला प्रश्न है, संरक्षण क्या है? संरक्षण क्या है? अब संरक्षण क्या है? प्राकृतिक संसाधनों, पौधों और जंतुओं की रक्षा और देखभाल को संरक्षण कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों, पौधों और जंतुओं, पौधों और जंतुओं की रक्षा और देखभाल संरक्षण कहलाता है, ठीक है। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों, पौधों और जंतुओं की रक्षा, यानी कि उनको बचाना और उनकी देखभाल करना, उनको सही से पानी देना, पानी पिलाना, जीव जंतुओं को पानी पिलाना, गाय को, भैंस को, बकरी को, जो भी है, और पौधों को पानी पिलाना, उनकी रक्षा करना, और ये संरक्षण कहलाता है, ठीक है। संरक्षण हो गया कंप्लीट। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। अब ये क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य, ये पूरा है, ठीक है। ऐसा संरक्षित क्षेत्र जहां जंगली जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है, यानी कि ऐसा संरक्षित क्षेत्र जहां
जंगली जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है, वन्य जीव अभयारण्य कहलाता है। यानी कि ऐसा संरक्षित क्षेत्र जो जहां पर जंगली जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है या उनकी देखभाल की जाती है, सही जैसे अपने घर में बच्चों को कैसे पालते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, वैसे ही जंगली जानवरों का ध्यान रखते हैं। वहां पे ऐसा क्षेत्र जहां पर जंगली जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है वन्य जीव अभयारण्य कहलाता है। ठीक है, फिर राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? वे स्थान जहां पर पौधों और जानवरों को प्राकृतिक वातावरण को पूरी सुरक्षा दी जाती है। यानी कि वे स्थान जहां पौधों और जानवरों को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? वे स्थान जहां पर पौधों और जानवरों को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाता है राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है 4, विलुप्त प्रजाति किसे कहते हैं? विलुप्त प्रजाति 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, वे जीव जो पृथ्वी से पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं, यानी कि वे जीव जो पृथ्वी पर समाप्त हो चुके हैं वो विलुप्त प्रजाति कहलाती है। यानी कि वे जीव जो पृथ्वी पर अब नहीं है, पहले थे, अब वो मर गए, उनकी संख्या समाप्त हो चुकी है, उनका जो गण था, कुल था, वो समाप्त हो चुका है, इसको विलुप्त प्रजाति कहते हैं। ठीक है, अब वनों की कटाई के 2 दुष्परिणाम लिखिए। यानी कि वन जो कटाई होती है उसका दुष्परिणाम, यानी कि उनकी हानि, उनका जो परिणाम बाद में काटने के बाद क्या होता है? वनों की कटाई के दुष्परिणाम। ठीक है, वनों की कटाई के दुष्परिणाम, पहला है वर्षा में कमी आएगी। यानी कि अगर हम वन काटेंगे, पेड़ पौधे कम रहेंगे, हरियाली कम होगी, तो वहां पे वर्षा कम होगी और पानी की कमी आएगी। ठीक है, फिर बाढ़ और सूखे की समस्या, बाढ़ और सूखे की समस्या। ठीक है, इससे अगर वनों की कटाई करेंगे तो वर्षा में कमी आएगी, वर्षा कम होगी और बाढ़ और सूखे की समस्या आएगी, यानी कि सूख जाएगा, या अगर वर्षा ज्यादा, बाढ़ ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, अब जैव विविधता क्या है? जैव विविधता क्या है? जैव विविधता पता है किसी को? जैव विविधता वो क्षेत्र है जहां पे विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं को रहते हैं, वहां पे जैव विविधता। जैव
विविधता। ठीक है, कितना, छठा क्वेश्चन है ना। ठीक है, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं को जैव विविधता कहते हैं। यानी कि किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, यानी किसी स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, फिर ये 7 पार्ट हो गए कंप्लीट। फिर ये 8वां, 8वां है कोशिका संरचना व कार्य। यानी कि कोशिका के जो संरचना है, कोशिका की आकृति है वो, और उसके जो कार्य है, कोशिका क्या कार्य करती है हमारे शरीर के अंदर, वो है। ठीक है, अब पहला प्रश्न है, कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका किसे कहते हैं? अब कोशिका किसे कहते हैं? जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। यानी कि जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। कोशिका कहलाती है। ठीक है, कोशिका किसे कहते हैं? जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। ठीक है, इतना समझ आ गया? अब दूसरा प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और यह जीवित कोशिका में की थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? कोशिका की। किसकी? जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, अगर कोशिका को पूछे कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक। अगर पूछे जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो भी रॉबर्ट हुक। और मृत कोशिका को पूछे तो रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, अब एक कोशिकीय जीव क्या है? यानी कि एक कोशिकीय जीव जिनमें एक कोशिका पाई जाती है। एक कोशिकीय जीव यानी कि वे जीव जिनमें एक कोशिका पाई जाती है। क्या कहलाती है? एक कोशिकीय जीव कहलाती है। ठीक है, फिर है बहुकोशिकीय जीव। वे जीव जिनका शरीर बहुत या
एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, अब इसी में भी हम ये भी लिख सकते हैं कि वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, और वे जीव जिनका शरीर बहुत या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तो उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लो बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, अब एक कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? पांचवा प्रश्न। ठीक है, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में, यानी कि कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। अब कोशिका झिल्ली, वो कोशिका झिल्ली हमारे शरीर में पाई जाती है। हमारे शरीर में पाई जाती है। ठीक है, हमारे शरीर मतलब मनुष्य के शरीर में या जंतुओं के शरीर में। ठीक है, पादपों के शरीर में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, अब कोशिका केंद्र का कार्य क्या है? कोशिका केंद्र का कार्य क्या है? यानी कोशिका का जो केंद्र है उसका कार्य क्या है? केंद्र कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है और आनुवंशिक गुणों का वहन करता है। यानी कोशिका जो केंद्र है वो हमारे शरीर के सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कोशिका केंद्र हमारे शरीर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। नियंत्रण करता है और उनके जो आनुवंशिक गुण हैं, उनके आनुवंशिक गुणों का वहन करता है, यानी कि उनको चलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? कोशिका केंद्रक, ये छठा क्वेश्चन। कोशिका केंद्रक क्या है? कोशिका केंद्रक हमारे शरीर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है और उनके आनुवंशिक गुणों का वहन करता है। ठीक है, अब सातवां प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? यानी कि शक्ति गृह क्यों कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह क्यों कहते हैं? कोई बता सकता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्योंकि
माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है। उत्पादन होता है, इसलिए इसे कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकाओं की जो ऊर्जा है, शरीर की जो ऊर्जा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, इसलिए इसे कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं, जिससे कोशिका हमारी चलती है और कार्य करती है। ठीक है, अब 7वां चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम 8वां चैप्टर पढ़ लेते हैं। ये 8वां था। हाँ, ये 8वां था। चलो कोई नहीं, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे।